जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज तारीख है 6 मार्च और दिन है बुधवार। तो चलिए प्रारंभ करेंगे आज का समसामयिक घटना, जो भी बड़ी खबर निकल करके आया है उन सब क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक नजर देख लीजिए क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर आगे सारी चीज को हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और राष्ट्रीय जो डॉल्फिन देख रहे हैं ये हम लोग का क्या भैया, राष्ट्रीय जल जीव है। तो इस तरह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और एशिया में ऐसा करने वाले हम लोग भारत पहला देश बन चुके हैं, तो थोड़ा सा जरूरी बन जाता है। उसके बाद ये क्या है भैया, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश, ऐसा देश बन गया है जो अपने संविधान को संशोधन किया है और गर्भपात को जो है संवैधानिक अधिकार दिया है। ये गर्भपात करना हमारे देश में, खासकर भारत में, ये क्या है आपका गैर कानूनी है कि नहीं है। चलें आगे चलते हैं। चक्षु पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, इस चक्षु पोर्टल को देखेंगे। जो भी साइबर क्राइम धोखाधड़ी होता है यहाँ से आपका संबंधित है। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरुआत कर दिया गया है। विश्व के दूसरे ऐसे देश हम लोग हो रहे हैं कि फास्ट प्रोटोटाइप आपका जो है ब्रीड रिएक्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री जी गए थे और फाइनली सारा चीज हो चुका है। आगे चलेंगे। ये क्या है भैया, एशियन रिवर रिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका चल रहा है, बहुत सारे देश इसमें शामिल हो रहे हैं। किस राज्य ने गरीबों के लिए इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू किया है, ठीक है ना। तो इंदिरा अम्मा आवास योजना में ये जानिए कि घर बनाने के लिए भी रुपया दिया जाएगा और जो गरीब व्यक्ति है, ठीक है, जिसके पास भूमि नहीं है उसको भूमि भी आवंटित किया जाएगा, समझ जाइए, घर बनाने के लिए। उसके अलावा क्या है, ये आपका मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बिल्कुल भी देखेंगे। ये क्यों देखेंगे, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक महिला को जिसका एज 18 साल से अधिक है और जो टैक्स पे नहीं करती है, ऐसी महिला को प्रत्येक महीना 1000 रुपया देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस तरह का घोषणा किया गया है। किसने किया है ये सारा चीज अभी आपको हम बताएंगे। तो चलें आज का शुरुआत हम लोग करेंगे मोटिवेशन लाइन से, ठीक है ना। आज का दिन शुभ हो, ठीक है, एक अच्छा नया एनर्जी मिले। तो चलिए आज का मोटिवेशन लाइन क्या है, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। इसीलिए मनुष्य को बहाना के बजाय समाधान पर फोकस करना चाहिए। तो समझ जाइए कि जो समझदार व्यक्ति होता है वो बहाना नहीं बनाता है, वो रास्ता खोजता है। तो हम लोग को समझदार बनना है। कोई भी विपत्ति परिस्थिति हो उसको क्या करना है, मजबूरी नहीं बनाना है, ठीक है ना, बहाना नहीं बनाना है। क्या करना है भैया, उसका रास्ता खोजना है कि नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो सबसे पहले ये बनाई है किस राज्य में जो है आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान। पहले डॉल्फिन को समझ जाइए कि देखिए डॉल्फिन, जिस डॉल्फिन की हम बात कर रहे हैं ये गंगा डॉल्फिन है और ये मीठे पानी का डॉल्फिन है, ठीक है। दो तरह का डॉल्फिन होता है, एगो खारे पानी में रहता है, एगो मीठे पानी में रहता है। तो जो गंगा डॉल्फिन है वो कौन सा, ये जो है मीठे पानी का डॉल्फिन है। और ये डॉल्फिन कहाँ पे, गंगा वाला ही है, क्योंकि गंगा वाला डॉल्फिन को ही हम लोग क्या किए हैं, गंगा का जो डॉल्फिन है इस डॉल्फिन को हम लोग क्या किए, यही वाला डॉल्फिन को हम लोग क्या किए हैं भैया, ये वाला डॉल्फिन जो है हम लोग का क्या है, राष्ट्रीय जल जीव है, ठीक है। ये बात समझिएगा, राष्ट्रीय जल जीव घोषित किए इसको। कब किए थे राष्ट्रीय जल जीव घोषित, क्या कहिएगा, 2009 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था 2008 में, बस थोड़ा सा ट्रिक से आपको समझा रहे हैं। और 2009 में डॉल्फिन को क्या किए हैं, तो जल जीव घोषित किया गया। तो अब देखिए जल जीव जब घोषित होगा तो इसका संरक्षण के लिए, इसका अनुसंधान के लिए हम लोग केंद्र भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये काम कहाँ पे हुआ है, बिहार के पटना में हुआ है। क्यों, कहाँ पे हुआ है, तो देखिए पटना विश्वविद्यालय गंगा नदी के किनारे ही आपका पड़ता है। तो उसी के पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में ही आपका ये अनुसंधान केंद्र का कल यानी 4 मार्च को यहाँ के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और ऐसे करने वाले हम लोग जो है, भारत जो है एशिया में पहले ऐसे देश हो गए हैं जो डॉल्फिन अनुसंधान के लिए इस तरह का अपना कोई अनुसंधान कर रहा है। समझ गए मेरी बात को। चलिए अब देखिए डॉल्फिन से थोड़ा सा ये समझिए। सबसे पहले ये जानिए कि ये जो है ना, ये देख नहीं सकता है, तो बहुत बुद्धिमान जीव है ये, ठीक है। और ये जो अपना शिकार करता है या फिर कुछ चीज अपना भोजन करता है तो ये ध्वनि के माध्यम से, तो वो कौन सा, तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहिएगा, ठीक है। बहुत बार ये पूछ गया है आपका कि किस तरह का ध्वनि उत्पन्न करता है, तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करता है और उसी के माध्यम से अपना क्या करता है भैया, ये अपना भोजन करता है, अपना शिकार करता है, ठीक है ना। और इस डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है आपका क्या कहिएगा, प्लेटानिस्टा गैंगाटिक है, ठीक है। क्या कहिएगा, प्लेटानिस्टा गैंगाटिक। और डॉल्फिन के जो समूह को क्या कहते हैं, पॉड कहते हैं। बहुत बार आप लोग रीजनिंग भी पढ़ाते हो, बनाते होइएगा तो आपको ये तरह का शब्द मिल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डॉल्फिन के जो समूह होता है उसको पॉड कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम गैंगेटिक है, बिल्कुल भी याद रखिएगा क्योंकि राष्ट्रीय जल जीव है, ठीक है। और 2019 में क्या किए थे हम लोग, प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाए थे, ठीक है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन का कहने का क्या मतलब है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाए थे ना हम लोग 1973 में। अरे भैया प्रोजेक्ट टाइगर का नहीं चलाए थे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, उसी के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाए थे। तो उसी तरह से प्रोजेक्ट डॉल्फिन अगर आपको पूछेगा तो क्या कहिएगा, 2019 में चलाए थे। और इसका उद्देश्य क्या था, तो यही था, इसका संरक्षण करना है। और मीठे पानी का डॉल्फिन है,
तो थोड़ा सा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो यहाँ समझिए ये क्या है ना, गंगा नदी के डॉल्फिन दुनिया के 4 मीठे पानी के डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश का भी राष्ट्रीय जल जीव है। अपना तो राष्ट्रीय जल जीव है ही और साथ में उत्तर प्रदेश का भी है, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं। जो भी आपका डॉल्फिन से संबंधित क्वेश्चन था यह चीज आपको बता दिए। और एक बात जान लीजिए, डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। कितना मनाते हैं भैया? 5 अक्टूबर को। गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट डॉल्फिन समझ जाइएगा, 2019 में चला था। इसका वैज्ञानिक नाम है, देखिए इसका जो डॉल्फिन का जो बच्चा होता है ना, जो डॉल्फिन का बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको गाय कहते हैं, ठीक है। ये भी जान लीजिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। और इसका जो है जो गाय कहते हैं, ठीक है ना। और नहीं, गाय नहीं कहते, उसको बछड़ा कहते हैं, ठीक है। क्या कहिएगा? बछड़ा कहिएगा, ठीक है, बछड़ा कहिएगा। और जो मादा डॉल्फिन होता है उसका नाम है गाय, और जो नर डॉल्फिन होता है उसको क्या कहा जाता है? बैल, ठीक है। तो ये बात समझ जाइएगा, ठीक है। जो नर डॉल्फिन होता है उसको बैल कहते हैं, जो मादा डॉल्फिन होगा उसको गाय कहेंगे, और जो डॉल्फिन का जो बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है? बछड़ा कहा जाता है। और डॉल्फिन के समूह को क्या कहेंगे? पॉड कहेंगे। समझ गए हैं बात? थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, क्या क्या यहाँ पे चीज लिखा होगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 मार्च 2024 को पटना में भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। ये केंद्र क्या है भैया? पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा नदी के किनारे बना है। ये भारत का पहला एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है जो पूरे एशिया में डॉल्फिन पर यह अपनी तरह का एकमात्र शोध करेगा, ठीक है। तो समझ जाइए, ये मीठे पानी का डॉल्फिन है और पटना विश्वविद्यालय के किनारे पे है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन हम लोग 2019 में चलाए थे, ठीक है। और डॉल्फिन हम लोग का क्या है भैया? तो क्या कहिएगा? राष्ट्रीय जल जीव है। कब घोषित किए थे? 2009 में। समझ गए? प्रोजेक्ट डॉल्फिन तो समझ ही रहे। अब आइए आगे चलेंगे। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीबीआई कर लीजिए, ये थोड़ा सा आपको ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है, तो समझ ही जाइए। तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला ऐसा करने वाला देश आपका फ्रांस हो गया है। जो हाल फिलहाल में अभी बताए थे यही फ्रांस है जो दुनिया का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना था जो गे था, ठीक है। यानी गे मतलब क्या कहते हैं उसको? मतलब गे है, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो गे प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल बना था। तो इन लोग का हर काम जो होता है ना, क्या होता है? थोड़ा सा यूनिक होता है। और यही के जो है राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन हम लोग के यहाँ पे अभी गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था? देखिए हुआ क्या है ना, यहाँ पे लोग के यहाँ पे बड़े दिन से ये चीज चल रहा था। पहले ये जो गर्भपात का जो है अधिकार जो है पहले संवैधानिक नहीं था, कानूनी था। कब से था? 1975 से ही था, ठीक है। कब से था? 1975 से ही यहाँ पे गर्भपात के अधिकार को कानूनी कर क्या था? कानूनी अधिकार था, ठीक है। देखिए कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। ये बात समझ जाइएगा। तो इस बार क्या हुआ, वहां के जो राष्ट्रपति है इमानुएल मैक्रोन, इसका बहुत पहले से ही एक अपना जो इलेक्शन लड़ा था उसी में घोषणा किया था कि हम जब आएंगे सत्ता में तो हम ये चीज करेंगे। तो ये क्या किया, यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। ये जो उन लोग का जो ये सेशन है ना, उन लोग का जो हाउस है, जैसे हम लोग का राज्यसभा लोकसभा होता है ना, तो उन लोग का भी होता है। जो अपर हाउस होता है उसको सीनेट कहते हैं, और जो लोअर हाउस होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको मतलब नेशनल असेंबली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोग के यहाँ पे अगर कोई भी आपको संविधान संशोधन करना है या कुछ करना है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और फाइनली जाकर के ज्यादातर लोग लगभग कितना कहिएगा, यानी 785 मत जो है किस पर पड़ा? पक्ष पे पड़ा कि नहीं, संविधान को संशोधन किया जाए और महिलाओं को संवैधानिक अधिकार दिया जाए कि जो भी महिला गर्भपात करना चाहती है वो कर सकती है। तो कौन सा अनुच्छेद में यह काम हुआ है? तो ये कहिएगा कि फ्रांस का जो उसका जो आपका संविधान है वहां के आर्टिकल 34 में संविधान संशोधन किया गया और इसको क्या कर दिया गया? महिला के गर्भपात को संवैधानिक उसमें जोड़ दिया गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहां की जो भी महिलाएं हैं वो गर्भपात कर सकती है, उसको कोई रोक टोक कोई नहीं करने वाला है। ऐसा करने वाला देश फ्रांस आपका बन गया है। अब थोड़ा सा आते हैं भारत में कि अपना भारत में क्या सीन है। तो देखिए भारत में अपना क्या सीन है, अपने इंडिया में ये बात समझिए क्योंकि यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछ लेता है। गर्भपात, हम लोग के यहाँ पे गर्भपात करना क्या है? गैर कानूनी है। आप गर्भपात कर सकते हैं 2-3 कंडीशन में। जो आपका सुप्रीम कोर्ट का भी आपका 2021 में फैसला आया था, उससे पहले 2019 में भी एक आपका फैसला आया। तो 2019 के फैसला में यही ना कहा गया, क्या कहा गया कि कोई भी महिला गर्भपात कर सकती है 20 सप्ताह तक। कितना सप्ताह तक? क्या कहिएगा? 20 सप्ताह तक गर्भपात कर सकती है, और वो भी क्या? कोई डॉक्टर के सलाह पर। यहाँ पे क्या कहिए? एक डॉक्टर की बात कर रहा है। कितने डॉक्टर की? एक डॉक्टर के सलाह पर। अगर ऐसा कोई परेशानी आ जाए महिलाओं के साथ, ठीक है, जो भी गर्भपात करना चाहती है, तो जब 20 सप्ताह तक क्या करेगा? अगर वो गर्भपात करना चाहता है तो एक डॉक्टर का क्या हो, प्रिस्क्रिप्शन हो या सलाह हो, उसका सलाह के बाद ही ये आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर इससे ज्यादा सप्ताह का हो जाता है तो 24 सप्ताह तक आप गर्भपात तब कर सकते हैं जब आपका 3 डॉक्टर का एक पैनल होगा, आपको जांच करेगा और उसमें देखा जाएगा कि आप मानसिक रूप से
या फिर आप बीमार चल रहे हैं, या फिर आप बच्चा जो आप का भ्रूण पैदा होगा, ठीक है, जो आप बच्चा पैदा करने वाले हैं, अगर उसमें कोई खतरा दिखेगा, ठीक है, तो वो डॉक्टर का पैनल चेक करेगा। जांच करने के बाद जो है 24 सप्ताह तक आप क्या कर सकते हैं, गर्भपात कर सकते हैं। उसके बाद 24 सप्ताह के बाद अगर आप गर्भपात करते हैं तो उसमें आपको इजाजत लेना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पे गर्भपात करना क्या है, गैर कानूनी है, नहीं कर सकते हैं। और इसमें 2-3 बात निकल करके आता है, ठीक है, यहाँ पे भी आप समझ जाइए। ये पहली बात क्या कहिएगा, आपका जीवन का अधिकार। क्या कहिएगा, एक जीवन का अधिकार, और एक क्या कहते हैं उसको, चयन का अधिकार, ठीक है। मतलब चयन का अधिकार कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति है अपना खुद का चयन कर सकता है कि हम माँ बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है, हमको ये चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये भी स्वतंत्रता के अधिकार में ही आता है। और जीवन के अधिकार में कहने का मतलब क्या, कि कोई बच्चा अगर आपका गर्भ में है, ठीक है, तो उसके जीवन को आप नहीं खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके जीवन को समाप्त नहीं कर सकते। तो हमेशा ये दोनों चीज में आपका क्या रहता है, कंट्रोवर्सी बना हुआ रहता है कि किसी के भी जीवन के अधिकार को हमको समाप्त करने का अधिकार नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, और हम लोग ऐसा मानते भी हैं। और यहाँ पे जो फ्रांस में जो ये बात आया है निकल के, तो ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार पे बात आया कि चयन का अधिकार, कि भाई हम अपना कोई भी चीज चयन कर सकते हैं, कि हम गर्भपात मन हो तो हम गर्भ में रह भी मतलब गर्भ धारण रख कर सकते हैं, या मन नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के हमेशा कंट्रोवर्सी आपको यहाँ पे देखने को मिलता रहता है, ठीक है। तो फ्रांस से संबंधित कुछ चीज है उसको जान लीजिए। फ्रांस का संबंधित क्या चीज है भैया, अभी जो है हाल फिलहाल में फ्रांस में क्या किए थे हम लोग, यूपीआई लॉन्च करने वाला पहला देश, पहला यूरोपीय देश है आपका फ्रांस, ठीक है, ये बात बिल्कुल भी जानिएगा। अभी हाल फिलहाल में अपना भारतीय यूपीआई से जो है आपका पेमेंट सिस्टम जो है इसको लागू किया था। उसके बाद पहली बात क्या है, फ्रांस से हम लोग राफेल भी लेते हैं, ठीक है, यूरोप का सबसे बड़ा देश फ्रांस है, ठीक है ना। और फ्रांस में क्या हुआ भाई, अभी हाल फिलहाल में शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला था, आपको नाइट ऑर्डर ऑफ लीजन मिला था ना, ठीक है। उसके बाद और क्या है, अभी फ्रांस के साथ हम लोग डेजर्ट नाइट भी किए थे, ठीक है, आपका जो वायु सैन्य अभ्यास हुआ था। तो फ्रांस से संबंधित हम लोग का एक अच्छा क्या माना जाता है, एक अच्छा संबंध भी माना जाता है। और फाइनली ऐसा कर दिया है फ्रांस, और इस सब चीजों को हम लोग बिल्कुल भी जानेंगे। तो फ्रांस विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात को क्या किया भाई, अधिकार को अपने संविधान में शामिल किया है। फ्रांस का संविधान का अनुच्छेद जो बता ही चुके हैं, अनुच्छेद 75 में महिला का गर्भपात कानूनी अधिकार इसको क्या था, प्राप्त था। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इमानुएल मैक्रोन है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको बहुत बार इस तरह आपको मेंस में लिखने को भी पूछ लेगा, ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को बता सकते हैं कि जीवन का अधिकार क्या है, कि कोई भी बच्चा अगर किसी के गर्भ में रहता है तो वो बच्चा का क्या है, जीवन है। इसी वजह से 24 सप्ताह बोला जाता है कि अगर बच्चे का जो मस्तिष्क है उसका विकास हो जाए, धड़कन का विकास हो जाए, तब आप जो है उसका क्या कर सकते हैं, गर्भपात नहीं कर सकते। किसी के जीवन को छीनने का अधिकार किसी को नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा जो है ना, एक क्या है, एक हमेशा आपका कंट्रोवर्सी में बना रहता है। तो बहुत सारे देश का अलग अलग मानने वाला है। तो फ्रांस बोला कि नहीं भैया, चयन कर सकता है कोई भी महिला, अपना कुछ भी कर सकता है। चलें आगे चलते हैं। चक्षु पोर्टल, चक्षु पोर्टल को किसने लॉन्च किया, देखिए ये चक्षु पोर्टल को बिल्कुल भी जानिए। ये क्या है ना, देखिए चक्षु तो जानते हैं, अच्छा इसका की ये पर्यायवाची शब्द है किसी का, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं नयन किसको कहते हैं, चक्षु किसको कहता है। तो ये चक्षु पोर्टल क्या है, जो भी आपका आज के डेट में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी किसमें होता है, साइबर में होता है। आपको कॉल फोन में आ गया, मेल आ गया, ठीक है, या फिर कहेगा कि इतना पैसा दो, इतना जो है आपको इतना करोड़ रुपया मिलेगा। तो इस तरह का साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए ये जो है ना आपका दूरसंचार जो हम लोग के मंत्री हैं, ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी द्वारा ये आपका चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये समझ जाइएगा, क्या कहिएगा, साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए ये आपका प्लेटफॉर्म विकसित किया गया। और ये प्लेटफॉर्म कहां पे विकसित किया गया, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपका एक संचार साथी पोर्टल है, ठीक है, इसी के मतलब इसी के अंदर ये आपको संचार साथी पोर्टल पहले आया था। ये भी आपका साइबर धोखाधड़ी से ही था, जो जालसाजी करता है, इस तरह का फ्रेब करता है। तो ये आपका पोर्टल लॉन्च किया गया था आज से 8-9 महीना पहले। तो इसी के भीतर आपका जो है अभी चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के अंदर ये चीज होगा कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करता है, आपको कोई मैसेज आता है, आपको कोई कॉल आता है, तो आप क्या करेंगे, चक्षु पोर्टल में जाकर के ये सारा इंफॉर्मेशन आप वहां पे अपलोड कीजिए। और उसके द्वारा जो भी आपका प्रवर्तन एजेंसियां हैं, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, तो समय रहते ही जैसे ही आप उसको क्या करते हैं, मतलब अपलोड करते हैं, तो वो सारा चीज आपका होने लगेगा। फिर फाइनली जाकर के जो भी आपको परेशान कर रहा है उसको पकड़ा जाएगा, ठीक है, और पकड़ के उसको सजा दिया जाएगा, और आपका जो भी सूचना है उसको गुप्त रखा जाएगा। तो इस तरह से आपका किए हैं, ये हम लोग के दूरसंचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी हैं, ठीक है ना, इसी के द्वारा किया गया है। समझ गया मेरी बात को। चक्षु पोर्टल साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें आम लोग को क्या करेंगे भाई, संभावित साइबर धोखाधड़ी से क्या करने वाले हैं, बचाने वाले हैं। जैसे मैसेज हो या कॉल हो, इसका विवरण अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ आया, उसको विवरण को आप क्या कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, और प्रवर्तन एजेंसियां उन पर क्या करेगी, फ्रॉड होने से पहले ही कार्रवाई करेंगी। चक्षु पोर्टल को संचार साथी पोर्टल पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है, ठीक है। संचार साथी पोर्टल साइबर अपराध और क्या करेंगे, जालसाजी को रोकने के लिए लॉन्च किया गया था। और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है,
सी डॉट के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये बात बिल्कुल भी समझ गए। देखिए पोर्टल से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है और इस तरह से पोर्टल तो ज्यादा ही इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग, चले तो चक्षु पोर्टल समझ गए। चक्षु होता है ना, बस ये समझिए सही है, चक्षु है तो वो कोई भी चीज को क्या करेगा, देखेगा, कड़ा नजर रखेगा, है कि नहीं है। चलिए अगला, ये क्या है, भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत कहां पर किया गया है। तो पहले ये समझिए कि ये जो ब्रीडर रिएक्टर आप जो देख रहे हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इस रिएक्टर में और जैसे आपका परमाणु जो भी रिएक्टर देखते हैं उससे ये थोड़ा सा भिन्न है। आपका जो पहला चरण का जो आपका रिएक्टर होता है उसमें ना आपका ईंधन रिएक्टर मतलब ईंधन नहीं बनाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रिएक्टर लगा हुआ है उसमें आपका ईंधन बनेगा। ईंधन बनेगा कहने का मतलब क्या है, जो ईंधन उसमें हम लोग डालेंगे, उसके कोर में जो ईंधन डालेंगे वो ईंधन का यूज भी करेगा और साथ में उसको परिवर्तन भी करेगा, परिवर्तन करके ईंधन बनाएगा, जो आगे के लिए तीसरा चरण के लिए हम लोग के लिए जरूरी होगा। अब ये तीसरा चरण क्या है, तो पहले आपको हम यही चीज समझाते हैं कि ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है। तो ये आप यहां से समझिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा आराम आराम से। सबसे पहले ये समझिए कि हम लोग का भारत में जो आपका परमाणु कार्यक्रम चल रहा है, परमाणु कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम कहिएगा, परमाणु कार्यक्रम। तो हम लोग का कितने चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम है हमारे यहाँ पे, तो क्या कहिएगा, हम लोग के यहाँ पे जो है परमाणु कार्यक्रम जो है 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम है। 3 चरण कहने का मतलब क्या है भाई, 3 चरण कहने का मतलब ये है कि जो पहला चरण का जो परमाणु कार्यक्रम है उसमें आपका नेचुरल यूरेनियम को परमाणु रिएक्टर में डाला जाता है और वो परमाणु रिएक्टर जो भी आपका ईंधन के रूप में जब आपका परमाणु रिएक्टर में नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया होगा और उस नेचुरल यूरेनियम में जो वो ईंधन के रूप में लेता है, वो कौन सा ईंधन यूरेनियम लेता है, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करता है। ठीक है, 235 का इस्तेमाल करता है। कौन सा यूरेनियम में, नेचुरल यूरेनियम में। कौन सा, ये प्रथम चरण की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल भी समझिएगा। प्रथम चरण में जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें जो ईंधन के रूप में हम लोग जो डालते हैं उसका, ठीक है, वो क्या डालते हैं, नेचुरल यूरेनियम। और इस नेचुरल यूरेनियम में जो यूरेनियम 235 होता है वो 0.7% होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम चरण के परमाणु रिएक्टर में जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो यूरेनियम 235 यूज होता है और वो रहता कितना है नेचुरल यूरेनियम में, 0.7%। बाकी बचा तो सारा तो बच ही गया ना, कितना लगभग, कहने का मतलब है 99% समथिंग 0.3 इतना प्रतिशत बच गया। ये क्या हुआ, एक तरह से आपका कचरा के रूप में रह गया। ठीक है, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये मिक्स रूप में आपका क्या रहता है, यूरेनियम 238 रहता है। क्या कहिएगा, यूरेनियम 238 रहता है और प्लूटोनियम कितना रहता है, 239 रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि प्रथम चरण वाला जो परमाणु रिएक्टर है उसमें से आपका जो ये यूरेनियम और प्लूटोनियम बच गया जो मिक्स रूप में रहता है, उसको उठा करके हम लोग किस में डालेंगे, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में डालेंगे। ठीक है, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का ये जो कोर होता है उसमें ईंधन के रूप में इसको डाला जाएगा। ठीक है, डालने के बाद ये क्या करेगा, ये आपका रिएक्टर क्या करेगा, जो ये प्लूटोनियम 239 है इसको ईंधन के रूप में ये क्या करेगा, इस्तेमाल मतलब अपना ईंधन के रूप में इसको खपत करेगा। ये आपका प्रोटोटाइप यानी फास्ट ब्रीडर। और साथ साथ क्या करेगा, जो 238 दिए थे, ये जो आपका 238 यूरेनियम था इसके अंदर डाला हुआ, इसको ये परिवर्तन करेगा किसमें, प्लूटोनियम 239 में। बिल्कुल भी इसको ये एकदम बिल्कुल भी बारीकी से समझिए कि पहले चरण का जो परमाणु कार्यक्रम है उसमें नेचुरल यूरेनियम को परमाणु रिएक्टर में डाला जाता है, जो ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करता है, जो कि नेचुरल यूरेनियम में बहुत ही कम रहता है। बाकी बचा जो सारा यूरेनियम है वो बच जाता है, किस रूप में बचता है, यूरेनियम 238 में और प्लूटोनियम 239 में। उसी को उठा करके अब फिर क्या करेंगे, हम ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में डालेंगे, उसको फेंकेंगे नहीं, क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। इसमें डालने के बाद ये क्या करेगा, ईंधन के रूप में प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल कर लेगा, जिससे हम लोग को एनर्जी देगा। और बाकी बचा क्या करेगा, यूरेनियम जो 238 बचा हुआ था उसको चेंज किसमें करेगा, प्लूटोनियम 239 में। फिर ये क्या करेंगे हम लोग, जो तीसरा चरण शुरू होगा, तीसरा चरण अभी शुरू नहीं हुआ है, होने वाला है। ठीक है, तीसरा चरण में क्या होगा, इस प्लूटोनियम 239 के सहयोग से हम लोग क्या करेंगे, थोरियम है ना हमारे यहाँ पे, देखिए जहां पे आपको हम बताना चाह रहे हैं अभी सारा चीज आपके सामने आ जाएगा। हम लोग के यहाँ पे क्या है भैया, थोरियम का भंडार है। इसके सहयोग से तीसरे चरण में थोरियम कितना कहिएगा, थोरियम 232 को चेंज करेंगे किसमें, यूरेनियम 233 में चेंज करेंगे। और इसी तरह से हम लोग यूरेनियम 233 का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके हम लोग के यहाँ पे जो नाभिकीय ऊर्जा का जो जरूरी है, ठीक है, जो नाभिकीय ऊर्जा हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं, जो अपना क्या हो, स्वदेशी हो, ठीक है, और कोई भी आयात नहीं करना पड़े, उसके लिए हम लोग का ये कार्यक्रम त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम हम लोग का यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो पहला तो हम लोग का पहले से चल ही रहा है। ठीक है,
पहले तारापुर में लगा, ब्रौताभट में लगा, कलपक्कम में लगा, नरोड़ा में लगा, है ना, आपका कटरापारा में लगा है। तो ये आपका प्रथम चरण का है। और दूसरा चरण का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये लग गया, जो उसका कचरा उठा करके इसमें डालेंगे और ये क्या करेगा भैया, यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम में चेंज करेगा। फिर इस प्लूटोनियम 239 की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे थोरियम का भंडार है, जो मोनोजाइट में पाया जाता है केरल में, उस थोरियम को हम लोग किसमें, यूरेनियम में कन्वर्ट करने के लिए तीसरा चरण का इस्तेमाल इस चीज का करेंगे। और वो यूरेनियम किसमें चेंज होगा, 233 में होगा। अब ये सब कर क्यों रहे हैं, कर इस वजह से रहे हैं कि नाभिकीय ऊर्जा बनाने के लिए रिएक्टर में यूरेनियम का यूज किया जाता है। यूरेनियम हमारे यहाँ पे है नहीं, बहुत ही कम है। एक जादूगोड़ा जगह है, जादूगोड़ा कहाँ पे है भैया, झारखंड में पड़ता है। थोड़ा मोड़ा यूरेनियम पाया जाता है। अगर आयात करके हम लोग यूरेनियम मंगाए और नाभिकीय ऊर्जा बनाए तो क्या हो जाएगा, बहुत महंगा पड़ेगा। भारत का जो टोटल एनर्जी है, जो ऊर्जा का जरूरत है, उसमें से मात्र नाभिकीय ऊर्जा का जो साझेदारी हिस्सेदारी है मात्र 3% है कि नहीं है। अब नाभिकीय ऊर्जा का सबसे बड़ी बात यह समझिए कि नाभिकीय ऊर्जा में जो कार्बन उत्सर्जन होता है ये जीरो होता है। और हम लोग का नेट जीरो क्या है भाई, 2070 तक हम लोग को कार्बन उत्सर्जन क्या करना है, जीरो करना है। तो सबसे पहली फायदा तो यह है कि नेट जीरो करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। ठीक है, दूसरी बात है हम लोग के यहाँ जो थोरियम है, जो बिना मतलब का गिरा हुआ है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इस प्रक्रिया से पहला चरण में ये हो जाएगा, दूसरा चरण में ये हो जाएगा और तीसरा चरण में इस प्लूटोनियम के सहायता से थोरियम को क्या करेंगे, हम लोग यूरेनियम में चेंज कर लेंगे। जब यूरेनियम में चेंज कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा भाई, हमारे यहाँ पे इस थोरियम का यूज यूरेनियम 233 के रूप में हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के रूप में सालों साल तक, यानी 100 साल, 200 साल, 500 साल तक हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि थोरियम का भंडार हम लोग के यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा है। और ये जो आपका टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण उस थोरियम का यूज हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से ये चीज हम लोग कर रहे हैं। तो भारत का परमाणु कार्यक्रम क्या कहिएगा, त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम है। जो पहला आपका परमाणु कार्यक्रम था वो आपका सामान्य जो रिएक्टर होता है उसमें जो आपका नेचुरल यूरेनियम डाला जाता है। दूसरे में क्या करेंगे, उसका कचरा को उठा करके इसमें डालेंगे और ये वाला प्लूटोनियम यूरेनियम 238 वहां का जो बच गया था वो प्लूटोनियम 239 में चेंज होगा। फिर इसका प्रयोग करके हम लोग थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में चेंज करेंगे। अभी तीसरा चरण शुरू नहीं हुआ है। दूसरा चरण आपका जो इसका जो रिएक्टर का कोर होता है, कोर में आपका ईंधन भरा जा रहा है। मोदी जी कल गए हुए थे, ये आपका बहुत चर्चा में आ गया है। और वाणिज्यिक रूप से ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे देश हम लोग बन गए। ठीक है, पहला देश आपका कौन था, रसिया था, और दूसरा देश कौन हो गया भैया, अपना भारत हो गया। ठीक है, तो ये आपका कहां हो जाएगा, तमिलनाडु के कलपक्कम में आपका ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर लगाया गया। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें जो है ना, अक्सर देखिएगा परमाणु रिएक्टर में आपका जो मंदक के रूप में यूज किया जाता है, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है या भारी पानी का यूज किया जाता है। इस रिएक्टर में आपका ये न्यूट्रॉन को, यानी न्यूट्रॉन को जो है, न्यूटन की गति को धीमा करने के लिए कोई भी मंदक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये बात एकदम बिल्कुल भी याद रखिएगा, क्योंकि इसी न्यूट्रॉन के सहारे से ही आपका यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, फास्ट, यानी बहुत ज्यादा तेज चलेगा। ये कोई भी चेंज नहीं करेगा। ये जो है ना, जो न्यूट्रॉन की गति है उसको कम नहीं करना है। क्या मंदक इसमें, इस रिएक्टर में कहेगा कि इस रिएक्टर में मंदक होता है, तो मंदक होता है तो क्या कहिएगा, इसमें मंदक नहीं होता है, मंदक नहीं डालेंगे। अगर मंदक डाल देंगे तो फिर ये आपका यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 में चेंज नहीं होगा। अब ब्रीडर का मतलब क्या होता है, ईंधन बनाना। ईंधन, ये ऊर्जा भी देगा और ईंधन भी बनाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्टर, समझे। और ये आपका बनाया कहां पे गया है, क्या कहिएगा, तमिलनाडु के कलपक्कम में। देखिए हमारे भारत में सबसे पहली बात ये जानिए कि हमारे भारत में जो ऊर्जा का सबसे ज्यादा जो खपत है, सबसे अधिक हम लोग को ऊर्जा मिलता है, किससे मिलता है भैया, तो क्या कहिएगा, कोयला से मिलता है, कोयला गैस से मिलता है। दूसरे नंबर में आपका जल विद्युत आता है, तीसरे नंबर में आपका सौर ऊर्जा आता है। ठीक है, 3%। चौथे पांचवें नंबर में आपका आता है क्या, आपका नाभिकीय ऊर्जा। अगर ये सारा चीज हम लोग दूसरे चरण में घुस चुके हैं, तीसरे चरण में जैसे ही पहुंचे, हमारे यहाँ पे थोरियम का भंडार बहुत ज्यादा है, फिर यूरेनियम 233 बनने लगा, फिर हम लोग के यहाँ पे धराधर एनर्जी का कोई लफड़ा ही नहीं हुआ। मतलब हम लोग इतना ज्यादा अपने आप में मतलब निर्भर हो जाएंगे कि हम लोग को दूसरे देश से कुछ चीज मंगाने का जरूरत ही नहीं है, सारा चीज हमारे यहाँ पे होगा। तो भारत का परमाणु कार्यक्रम 2000 क्या कहिएगा 3 में, मतलब परमाणु कार्यक्रम जो है 3 स्तरीय जो लिया गया है, इसमें आप क्या कहिएगा, 2003 में आपका एक आया था, क्या 2003 में आपका आया था भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, उसी का स्थापना किया गया था। और इसी के सहयोग से, यानी स्वदेश रूप से पूर्णतः विकसित और डिजाइन किया गया, किसके द्वारा, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का क्या किया भाई, इसको संचालित किया जाता है। ठीक है, बात समझिए। अगर कोई कहेगा कि प्रोटोटाइप
आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसको किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो क्या कहिएगा, भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। पूर्णतः स्वदेशी है, भारत के ही द्वारा डिजाइन किया जाता है और उसी के द्वारा आपका चलाया जा रहा है। इसका स्थापना कब किया था? भारत सरकार के द्वारा 2003 में इसको मंजूरी दिया गया था और ये आपका दूसरा चरण का ये सारा चीज हो रहा है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी समझ गए होइएगा, ये आपको हमेशा काम देगा। जो बता रहे हैं ये आपको बिल्कुल भी हमेशा काम देने वाला है। देखिए ये है आपके प्रधानमंत्री मोदी जी, यहाँ पे आपका गए हुए थे, तो ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर समझ गए हैं कि परमाणु कार्यक्रम 3 स्तरीय होता है। पहला स्तर में जो सामान्य होता है, दूसरे स्तर में हम घुस चुके हैं, तीसरे स्तर में जाकर के हम लोग प्लूटोनियम को किसमें चेंज करेंगे? यूरेनियम में चेंज करेंगे और यूरेनियम से हम लोग को ऊर्जा हमेशा के लिए क्या मिलेगा? बिल्कुल मिलता जाएगा, जिससे कोई भी हम लोग को दिक्कत नहीं आने वाला है। इसका सबसे बड़ी फायदा क्या कहिएगा? सबसे पहले स्वच्छ ऊर्जा है, नेट जीरो, मतलब कार्बन का उत्सर्जन होता ही नहीं है। जब कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा तो हम लोग को नेट जीरो 2070 का जो हम लोग लक्ष्य रखे हैं वहां तक पहुंचने के लिए, इसका बहुत ही ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा? इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल हम लोग का आने वाला है। ठीक है, तो यही सारा बात है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता है। तो पीएफ वही है, प्रोटोटाइप है ना, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। जो आपको बोले हैं, भारत ने क्या किया है? सीमित ईंधन चक्र के साथ 3 चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अपनाया है। पीएफबीआर परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में पहले चरण से उपयोग किए गए ईंधन को फिर से संशोधित किया जाएगा और फिर क्या करेंगे? पीएफबीआर में ईंधन के रूप में उसको क्या करते हैं? उपयोग किया जाता है। रूस के बाद वाणिज्यिक रूप से संचालित होने वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला दूसरा देश भारत बन गया है। ठीक है, और इसका जो क्षमता है वो कितना हो जाएगा? 500 मेगावाट का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ये कितना कहिएगा? 500 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, ईंधन के रूप में स्वदेशी रूप से उत्पादित मिक्स यूरेनियम और प्लूटोनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। जो आपको बोले हैं कि आपका जो सामान्य रिएक्टर होता है वहां आपका क्या बचा था? क्योंकि 0.7% आपका यूरेनियम 235 रहता है नेचुरल यूरेनियम में, बाकी बचा सारा आपका किस रूप में रहता है? यूरेनियम 238 में रहता है और प्लूटोनियम कुछ आपका कितना 239 में रहता है। उसी को हम लोग इसमें डालेंगे, ये फिर अपना काम करेगा। नहीं अगर समझे तो फिर एक बार पीछे कर लीजिए, फिर चीजों को आप बढ़िया से समझ लीजिए। इसको आपको हमेशा ये आपको काम देने वाला है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे, बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। एशियन रिवर शिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाए? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपका जानते हैं ना कहां से भैया आपका ये निकलता है? सतलज नदी। सतलज नदी कहां से निकलता है भैया? तो क्या कहिएगा? कैलाश रेंज से निकलता है। ठीक है, कैलाश रेंज क्या है? तो क्या कहिएगा? कैलाश रेंज जो ट्रांस हिमालय है उसका विस्तार जो तिब्बत की तरफ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत कहते हैं या कैलाश रेंज कहते हैं। वहीं पे आपका क्या है? बड़ी बड़ी झील है। अब कोई भी पर्वत होगा तो वहां पे ग्लेशियर होगा ही, तो ऐसे ग्लेशियर को हम लोग क्या कहते हैं? वहां पे बहुत मानसरोवर झील है, राकस्ताल झील, तो राकस्ताल झील से आपका निकलता है और कहां पे घुसता है? हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू, ऐसे करके पंजाब होते हुए फिर ये आपका आकर के मिठानकोट पाकिस्तान में पंचनद जाके मिल जाता है। तो उसी सतलज नदी में आपका इस तरह का आपका क्या हो रहा है भैया? इस बार आयोजन हो रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया हम लोग का सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये क्यों चर्चा में है? हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हुआ था राज्यसभा को लेकर के और 6 वहां का संसद को क्या कर दिया गया? वहां के जो स्पीकर है, ठीक है, उसके स्पीकर द्वारा क्या कर दिया? उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बारे में भी आपको कल वाला वीडियो में हम बताए थे। ठीक है, तो ये समझिएगा सुखविंदर सुक्खू ने क्या किया भैया? इसका आपका उद्घाटन किया है। देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के बसंतपुर के निकट कौन सा नदी में भाई? सतलज नदी पर 4 मार्च से 9 मार्च 2024 तक आयोजित होने वाले एशियन रिवर रिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। इसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, कजाकिस्तान यानी 20 देश इसमें क्या है भैया? 20 से अधिक राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय टीम इसमें क्या किए हैं? भाग लिए हैं। तो क्या क्या कहिएगा? आपको अगर कोई पूछ दे कि रिफ्टिंग चैंपियनशिप है कहां पे हो रहा है तो क्या कहिएगा? सतलज नदी पे हो रहा है, क्योंकि सतलज नदी के बारे में आपको इतना सारा चीज बता दिया, अच्छा खासा उसमें पानी रहता है। ठीक है ना, तो उस नदी में आपका ये आयोजन किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि आपको यूनिक तरह का खेल आपको ये चीज दिख रहा है कि नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? किस राज्य ने गरीबों के लिए इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू किया है? देखिए इंदिरा गांधी को तो जानते ही हैं, तो कोई भी करेगा जहां पे कांग्रेस समर्थित सरकार होगा वही सरकार ना करेगा। बीजेपी वाले कभी इंदिरा गांधी के नाम पे कोई योजना चलाएगा? कभी नहीं चलाएगा। जब भी चलाएगा तो बीजेपी वाले किसका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे चलाएंगे, या फिर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे चलाएंगे, या फिर अटल बिहारी के नाम पे चलाएंगे, है ना। तो जहां पे भी आपको हम छोटा मोटा कॉन्सेप्ट देते हैं, जहां पे भी आपको अगर आइडिया है थोड़ा मोड़ा सा भी कि यहाँ पे कांग्रेस समर्थित सरकार है, यहाँ पे बीजेपी पार्टी की सरकार है, ठीक है, तो जिस पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, उसका जो पहले के जो महान व्यक्ति रहे उसके नाम पर अगर कोई योजना शुरू किया जा रहा है, समझ जाइए
कि कांग्रेस समर्थित वाला स्टेट नहीं होगा, वो जहां पे भी होगा बीजेपी का जो सरकार चल रहा है वहीं पे आपका ये शुरू किया गया। अगर आप कोई नहीं भी पढ़े हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, तो आप अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि अच्छा ये योजना पूछ रहा है, ऑप्शन में मेरा क्या क्या है, ठीक है, और क्या नाम है, उस नाम के साथ अगर उस नाम को आप जान रहे हैं, जैसे इंदिरा गांधी को जान रहे कि कांग्रेस की है, तो जो भी योजना ये शुरू करेगा तो कोई कांग्रेस वाले स्टेट ही करेंगे, है कि नहीं है, बीजेपी वाले करेंगे नहीं करेंगे, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको छांट सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है भैया, इंदिरा अम्मा, अभी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी थी, रेवंत रेड्डी वहां के क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। तो तेलंगाना क्या किया है, जो भी गरीब परिवार है उसको ना 5 लाख रुपया दिया जाएगा। क्या कहिएगा, 5 लाख रुपया देगा। और जिसके पास क्या है ना, गिरे मतलब भूमि नहीं है, मतलब जमीन, घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो उसको जमीन भी देगा। क्या करेगा भैया, उसको जमीन भी उपलब्ध कराएगी और साथ साथ 5 लाख रुपया देगा अपना घर बनाने के लिए। और उस योजना का नाम क्या रखा है, इंदिरा अम्मा योजना। तो क्या कहिएगा, इंदिरा अम्मा योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया घर बनाने के लिए दिया जाएगा। और साथ में क्या किया जाएगा, अगर जिसके पास जमीन नहीं है तो जमीन के लिए जमीन भी सरकार उपलब्ध कराएगी। ये है रेवंत रेड्डी, ठीक है, कहां पे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। हाल फिलहाल में यहाँ पे इलेक्शन हुआ था और ये तेलंगाना बना कब था भाई, 2 जून 2014 को बना था, ठीक है, बिल्कुल भी याद रखिएगा। किससे कट करके, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश सब भाषा आधारित राज्य बनने वाला भारत का पहला क्या था, आपका स्टेट था। कब बना था, 1953 में बना था, ठीक है। रामल्लू का आपको जानते ही है, उसका भूख हड़ताल चला था, है ना। तो चलिए, तेलंगाना राज्य सरकार ने इस, और ये आंध्र प्रदेश किससे कट के बना था, 1953 मद्रास से कट के बना था, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज का ना आपको जो है ना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पहले मद्रास था, ठीक है, यहीं पे तो थे आपका सब, श्री राजगोपालाचारी मद्रास से सब तो थे, तो मद्रास था, मद्रास से कट के 1953 में आंध्र प्रदेश बना, फिर आंध्र प्रदेश से कट करके 2 जून 2014 में तेलंगाना बना। और उसी तेलंगाना के अभी मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी। इससे पहले कौन था, केसीआर था, ठीक है। तो बिल्कुल भी समझिएगा, केसीआर बहुत काम किया वहां पे तेलंगाना में, ठीक है ना। तेलंगाना में आपका बहुत ज्यादा चर्चा में बना रहता है, खासकर नदी जल परियोजना को लेकर, पानी का जल विवाद यहाँ पे खूब चलता है, ठीक है, कर्नाटक तेलंगाना के बीच। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने इस योजना के तहत क्या भैया, घर बनाने के लिए 5 लाख रुपया देगा। जिन गरीबों के पास आपका भूखंड नहीं है उसको भूखंड भी उपलब्ध कराया जाएगा। और फाइनली ये आपका कराया जा रहा है। चलते हैं, आते हैं, आपका जो है ना, कल दिल्ली का बजट रखा जा रहा था, कल नहीं परसों, ठीक है। तो उस बजट में आपका कहा गया है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरुआत करने की घोषणा किया गया। इसमें क्या किया गया, जो भी महिला 18 साल प्लस की है, 18 साल क्या किसकी है, ये महिला के लिए बोल रहे हैं भैया, पुरुष वाले नहीं अप्लाई करनी है, ठीक है। महिला, जो भी महिला 18 साल प्लस की है और जो आयकर नहीं भरती है, आयकर मतलब इनकम टैक्स, ठीक है, जो आयकर नहीं भरती है वो महिला क्या कर सकती है, ये आपका आवेदन कर सकती है। और उसको प्रत्येक महीना क्या मिलेगा भैया, 1000 रुपया प्रत्येक महीना उसको जो है आर्थिक सहायता मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले ये चाहिए कि दिल्ली का वोटर आईडी होना चाहिए, ठीक है, दिल्ली का होना चाहिए, सबसे पहली बात है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का वोट कभी रहा है, वो सारा चीज उसको दिल्ली का निवासी होना बनता है, 18 साल होना बनता है, आयकर से दूर रहना बनता है। अगर इस तरह का कोई भी महिलाएं हैं उसको जो है 1000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। इस योजना को शुरू किया है कौन, तो क्या कहिएगा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल है। अभी उसको ईडी वाले छोड़े हुए हैं, बहुत सामान भेजा जा रहा है, देखिए कब चला जाएगा अंदर वो भी पता नहीं है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को शुरू कर लिया है कौन, तो क्या कहिएगा, दिल्ली, ठीक है। तो क्या कहिएगा, इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिला जो भी है, तो कमजोर कौन महिला है, जो भी महिला आपका नहीं भरती है टैक्स, वो महिला कमजोर है कि नहीं है। तो ऐसी महिलाओं को आपको क्या दिया जाएगा भैया, ये आपका सम्मान दिया जाएगा। तो आपका इतना सारा क्वेश्चन था आज, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ज्यादा लंबा वीडियो हो गया है, मगर मेरे हिसाब से बात को बिल्कुल भी आप लोग समझ गए हैं। आपको कुछ ये बताया नहीं, जैसे परमाणु, बहुत जो परमाणु रिएक्टर है, जो पहले आपका कहाँ कहाँ था, तो हम आपको बता देते हैं। पहला चरण वाला, तो सबसे पहले राजस्थान में आपका रोहताभट हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में आपका तारापुर हो जाएगा, कर्नाटक में कैगा हो जाएगा, तमिलनाडु में 2 परमाणु रिएक्टर है, जो आपका एक क्या है, कंडनकुलन है, जो रूस के बारे में अभी आपको बताया था कि जयशंकर जी कहाँ पे गए हुए थे, रसिया गए हुए थे, और कंडनकुलन परमाणु संयंत्र के बारे में इसका जो है तीसरा वाला हम लोग क्या करने वाले हैं, टोटल 6 रिएक्टर लगने वाला है ना, तो तीसरा रिएक्टर के लिए बातचीत हो रहा था, ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो यही कम परमाणु संयंत्र है, यहीं पे आपका जो है आपका भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आपका लग चुका है, इसके पूर्व में ईंधन भरा जा रहा है। ये हो गया राजस्थान में रोहताभट बताई दिए, उत्तर प्रदेश में क्या है, नरोला बुलंदशहर, और अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे नहीं है आपका हरियाणा में जो है ना, ये हरियाणा कहाँ चला गया, हरियाणा में आपका पहला आपका परमाणु रिएक्टर आपका गोरखपुर में खोला गया है। तो ये आपको बिल्कुल भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। भारत में सबसे पहले तारापुर में खोजा गया था, तो एकदम जवान में होना चाहिए, मिलान करने के लिए कि रोहताभट कहाँ है, तो रोहताभट राजस्थान में, कैगा कहाँ पे, कर्नाटक में, ककरपाड़ा कहाँ पे है,
तो गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद कल्पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। कन्नरकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में। नरोरा बुलंदशहर में। गोरखपुर में कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है। तो ये आपको मुंह में होना चाहिए, मिलाने के लिए दे देता है। इधर आपको परमाणु रिएक्टर लिख देगा और इधर आपको स्टेट लिख देगा, ठीक है। आप मिलाइए तो फंस जाइएगा, ठीक है। तो तारापुर से शुरू कीजिएगा और जाके आप हरियाणा यानी गोरखपुर वाला तक आपको जाके मिला देना है। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए क्या है ना, अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे कल यानी 7 मार्च को, तब तक के लिए नमस्कार।